कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम यू ऑल टू 4 नवंबर का एनालिसिस। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड ला नीना। ठीक है, अब एल नीनो ला नीना तो आपने सुना ही होगा ज्योग्राफी की टर्म्स, तो आज इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है यूजुअली, तो ये एल नीनो और ला नीना कहाँ से रिलेटेड है। एनसो, एनसो किसे कहते हैं, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोला जाता है इसको, इस फिनोमिनन को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एल नीनो होती है प्लस सदर्न ऑसिलेशन होती है। अब सदर्न ही क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ से इक्वेटर जाता है तो इसकी सदर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली प्रेवेलेंट होती है। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है, ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, जो ब्लो करती हैं, ये हमारा ईस्ट साइड, ये हमारा वेस्ट साइड। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करती हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब पैसिफिक ओशियन है, ये जो एल नीनो ला नीना देखा जाता है पैसिफिक ओशन में देखा जाता है। अब पैसिफिक ओशन क्या है, इक्वेटर के करीब है, तो यहाँ पे हीटिंग तो बहुत ज्यादा होती है। अब ट्रेड विंड्स यूजुअली क्या ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करती हैं। ठीक है, तो अब इक्वेटर पे है और विंड्स भी ब्लो कर रही हैं, तो क्या होता है फिर इसी डायरेक्शन में वार्म करंट ब्लो होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, न्यूट्रल फेज की मैं आपको बात बता रही हूँ। ठीक है, तो ट्रेड विंड क्या करती है, ये ईस्ट से वेस्ट पे यहाँ पे ऐसे ब्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ से इधर आ गई, तो क्या होगा कि जब भी वार्म विंड जाएंगी तो फिर वो वार्म करंट भी अपने साथ में लेकर जाएंगी, है ना, तो पानी हीटअप होएगा तो वार्म करंट भी साथ में जाएगा। तो ये जो वार्म करंट है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के इस पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, इधर एक्यूमुलेट हो गया ट्रेड विंड की हेल्प से, तो जब भी अब वार्म एयर आ ही गई तो अपने साथ क्या मॉइस्चर लेके आएगी ढेर सारा, तो इधर काफी सारी भर भर के बारिश हुआ करेगी। ठीक है, पर जब यही वार्म करंट जब ऊपर बेसिकली जो ट्रेड विंड्स ऊपर जाएंगी, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में कोलाइड करेंगी, ठीक है, तो ये ठंडी हो जाएंगी, है ना, क्योंकि लैप्स रेट से टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है ना, तो ये डिक्रीज होता रहता है एंड टेम्परेचर कम हो गया, तो ये वापस इधर जाके जब ये ट्रेड विंड्स वापस इधर जाती है, ठीक है, तो जब ये एयर यहाँ से राइज करेगी, ये ठंडी हो जाएगी, जब वापस इधर आएगी तो ये तो ऑब्वियसली ठंडी पड़ गई है। तो ये जो पेरुवियन कोस्ट है इधर पे ठंडी बेसिकली ठंड का मौसम आएगा यहाँ पे इधर। ठीक है, तो कोल्डर टेम्परेचर होगा यहाँ पे, काफी ज्यादा चिल वेदर होगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमें। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होता है। तो अब क्या एल नीनो में ऐसा खास क्या होता है कि एल नीनो आ गया तो भाई क्या हुआ, ये ट्रेड विंड्स पड़ गई ठंडी। ठीक है, अब ट्रेड विंड्स पड़ गई, इनके पैर घुटनों में हो गया दर्द। तो जब ट्रेड विंड्स थी, ट्रेड विंड्स कहाँ से जा रही थी, ईस्ट से वेस्ट तक, जब यही ठंडी हो गई तो ये जो वार्म वाटर वाला है या तो वो बीच सी में रहेगा, ठीक है, या वो इधर इधर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो इधर तो उसको खींच ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि ट्रेड विंड्स नहीं है। तो फिर ये जो वार्म वाटर करंट है ये इधर पेरुवियन कोस्ट पे ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको उधर ले जाने वाला बस तो नहीं है, ट्रेड विंड तो है ही नहीं ना, कोई व्हीकल ही नहीं है। तो क्या होता है उस टाइम पे फिर इधर पेरुवियन कोस्ट पे बारिश होगी भर भर के, और ऑस्ट्रेलियन वाले रीजन पे ठंड पड़ जाएगी और यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी। ठीक है, और जो ला नीना होता है ना, वो बेसिकली यही कंडीशन होती है, नॉर्मल ही कंडीशन होती है। ठीक है, ला नीना में क्या होता है, सेम पेरुवियन कोस्ट पे ठंडी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे भर भर के बारिश आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं सेम चीज। ठीक है, तो ला नीना में भी सेम कंडीशन होगी। आई होप आपको अब दोनों चीजें क्लियर होगी। एल नीनो बस यही याद रखना, ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती है, साधन नहीं बचता उनके पास ऑस्ट्रेलिया तक ये वार्म वाटर करंट को ले जाने का। ठीक है, तो अभी न्यूज में क्यों है ये, ला नीना बोल रहे हैं कि भाई 10 साल तक तो था ही नहीं। ठीक है, तो अब ला नीना वापस आ गया है, तो ला नीना कह रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कूलर देन एवरेज। ठीक है, तो कूलर होगा एवरेज से, कहाँ पे, पेरुवियन कोस्ट पे फॉर ऑब्वियसली। ठीक है, एंड ला नीना क्या है, लार्ज स्केल कूलिंग ऑफ ओशन सरफेस टेम्परेचर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया ईस्टर्न तो ये पेरुवियन कोस्ट हो गया, तो इधर पे ठंडी पड़ जाएगी। एंड ऑपोजिट इम्पैक्ट कहाँ पे देखा जाता है, एल नीनो में। ठीक है, विच इज द वार्म फेज ऑफ द एनसो। मैंने आपको बता दिया, एक वार्म फेज होगा, एक कोल्ड फेज होगा, वार्म फेज एल नीनो, कोल्ड फेज ला नीना। ठीक है, वेदर चेंजेस क्या होते हैं भाई ला नीना के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका विल सी बिलो एवरेज रेनफॉल। ठीक है, बिलो एवरेज रेनफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका की तरह जब ऑस्ट्रेलिया में इतनी ठंडी पड़ रही है तो उधर जाके तो बिलो एवरेज रेनफॉल ही होगी, है ना। एंड ईस्टर्न अफ्रीका में ज्यादा ड्रायर कंडीशंस देखने को मिलेगी। ठीक है, और इंडिया में क्या होगा, ला नीना मीन्स द कंट्री विल रिसीव मोर रेनफॉल दैन नॉर्मल लीडिंग टू द फ्लड्स। ठीक है, तो इंडिया में बेसिकली ये थोड़ा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल और भी बहुत चीजें आ जाती हैं इधर, तो ला नीना का इंडिया में ये मतलब होता है। ठीक है, तो देखते हैं, हमारे लिए तो अच्छी ही खबर है। देखो बाकी क्या होता है, इट कुड ऑल्सो अफेक्ट साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ट्रॉपिकल
साइक्लोन सीजन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये डिपेंड कर सकता है इंडियन ओशियन के ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन को भी। एंड देन इज अबाउट अबव एवरेज रेनफॉल देखने को मिलेगी काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशिया, सम पैसिफिक आइलैंड्स एंड नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये डिपेंड करता है, हर जगह अलग अलग है थोड़ा, ठीक है। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट बेसिकली ये पेरूवियन एंड ये वाले जो कोस्ट है यहाँ पे तो बहुत जनरलाइज होता है कि कहाँ पे चिली वेदर होगी एंड कहाँ पे वार्म वेदर होगी एंड कहाँ पे ज़्यादा बारिश के चांसेस होंगे, ठीक है। देन देख लेते हैं क्योंकि बात क्या होती है ना कि ये सिर्फ एल नीनो ला नीना पे डिपेंड नहीं करता। अब हमने ज्योग्राफी की बुक पे कितने सारे करंट्स पढ़े, कोल्ड करंट्स, वार्म करंट्स, तो उनका भी एक लोकल रीजनल इन्फ्लुएंस होता ही है, ठीक है, इनकी जो भी वेदर कंडीशंस है। तो वी कैन नॉट जनरलाइज कि हर चीज़ सिर्फ एल नीनो और ला नीना से ही होती है, ठीक है। तो दीज आर जस्ट बेसिकली एंड सो सम चेंजेस जो एक एम्प अप करते हैं उस चीज़ को, रीजनल को डिस्टर्बेंस कर देते हैं। देन इज अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। आप कहोगे यार ये तो रट रट के हम पागल हो गए, क्योंकि मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर ये कैंपेन है जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लॉन्च किया है, ठीक है। क्या होता है भारतीय जनौषधि परियोजना में? भाई क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस पे दे देंगे, ठीक है। वही शुगर की टैबलेट, शुगर बेसिकली कम करने की, शुगर कम करने, डायबिटीज रिलेटेड टैबलेट आपको बाहर 180 रुपए की मिलेगी, वो आपको 60 रुपए की दे देंगे, दैट्स इट। इनिशियली 2015 में लॉन्च की गई, फिर इसका नाम बदल के 2015 में फिर से लॉन्च किया गया। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, BPPI, ठीक है। एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के ही अंदर है, ठीक है। तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बेसिकली, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। देन अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? भाई कंडीशंस देख लो आपको अपनी। अब आप अमेरिकन की कर रहे हो तो फिर मैं ऐसे तो मानूंगी नहीं, तो इंडियन वाली आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी पड़ेगी, इंडियन प्रेसिडेंट की क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। सो अ कैंडिडेट शुड बी नेचुरल बॉर्न सिटीजन, ठीक है। तो नेचुरल ही बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, ये नहीं सिटीजनशिप एक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ US, रेजिडेंट भी होना चाहिए, 14 साल के लिए वहीं पर रह रहा होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, तो ये इनकी कंडीशन है, ठीक है। 35 साल का तो होना ही चाहिए, ठीक है। US प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, तो जैसे हमारे यहाँ भी होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड होते हैं। इंस्टेड दे आर चूजन बाय इलेक्टर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज बैठता है जो फिर इनको सिलेक्ट करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे सिलेक्ट होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स रफली इन लाइन विद द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो भाई जिसके जितने, जिसमें मान लो कहीं 100 लोग हैं तो कहीं 250 लोग हैं, ठीक है। तो 250 वाले में से दो बंदे खड़े कर देंगे और 100 वाली पॉपुलेशन में से एक ही बंदा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये सेम नहीं होते, हाउस ऑफ कॉमन्स वाले लोग नहीं होते, बट दीज आर डिफरेंट इलेक्टोरल कॉलेज के। ईच स्टेट्स गेट एज मेनी एज इलेक्टर एज इट हैज लॉ मेकर्स इन द US कांग्रेस। सो दे आर 538 इलेक्टर्स इन टोटल जो इनको सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली 50% 270 आपको चाहिए ही चाहिए टू गेन द मेजोरिटी एंड विन द प्रेसिडेंसी। एंड अभी जो न्यूज़ आ रही है, जो बिडेन ने तो डोनाल्ड ट्रम्प जी हार गए हैं, सो इट इज़ द न्यूज़ अप टिल नाउ। तो 270 वोट चाहिए होती है मेजोरिटी की। तो अगर क्या होता है, अगर नो कैंडिडेट्स गेट्स अ मेजोरिटी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है ऑफ द US लॉ मेकर्स का, फिर वो वोट करता है टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये पहली एक ही बार हुआ है 1824 में, तो ये पहले बता रखा है, ठीक है। विद टू पार्टीज डोमिनेटिंग US सिस्टम, ये अब तक अनलाइकली है और अभी तक देखा नहीं गया, तो जब देखा जाएगा तब देखते हैं, ठीक है। वरना तो फिर पता ही है कि लोअर हाउस को वोट करना है, इलेक्ट करना है, ठीक है। स्कीम ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। तो भाई फोर्टिफिकेशन क्या होती है? अब राइस हो गया, ठीक है, ये राइस का दाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है? नॉर्मली कार्ब्स का सोर्स है बहुत सारा, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है जहां तक देखा जाए, पर राइस खा के अब आपने देखा है कि कोई भी ऐसे कोई रिकमेंड करा कि भाई यार आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है तो आप राइस खाओ, तो नो, बिकॉज राइस इज अ टोटल कार्बोहाइड्रेट सोर्स, है ना। तो अब सिर्फ यार कार्ब्स खा खा के तो इंसान मोटा ही होगा ना, तो बेसिकली इसलिए बोला जा रहा है फोर्टिफिकेशन करेंगे। फोर्टिफिकेशन क्या है? उसकी जीन्स को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, डेरिवेटिवली इंक्रीजिंग कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कईयों में तो क्या होता है, जीन्स को ही मॉडिफाई कर देते हैं, या फिर कईयों में ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है, या तो उसमें कोटिंग कर देंगे, ठीक है, जैसे विटामिन ए की, विटामिन दूसरे तरीके की विटामिन एंड मिनरल्स की कोटिंग करके उसको बेसिकली फोर्टिफाइड कर देंगे, ठीक है।
तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब कि सेंटर और स्टेट की दोनों की शेयरिंग बेसिस पे पैसा देंगे। पायलट स्कीम है ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस और फिर उसको पीडीएस सिस्टम के थ्रू बांट देंगे, ठीक है। तो 3 साल से 15 के लिए देना है और 15 स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। फोर्टिफिकेशन क्या है? जानबूझ के इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द फूड, ताकि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ सके। ये नहीं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाए जा रही हैं, खाएंगे तो कुछ विटामिन्स भी मिलेगा, ठीक है, तो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो नीड फॉर फोर्टिफिकेशन, क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा स्टेपल फूड है एंड काफ़ी लोग खाते हैं। अब साउथ इंडियन खाते रहते हैं, बिहार वाले खाते रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। नॉर्थ इंडियन में तो चलो फिर थोड़ा बहुत सीरियल्स और वीट वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, बट काफ़ी जगह पे सिर्फ राइस ही खाते हैं। जापान वाले एरिया में कितना ज़्यादा खाते हैं ना। रेगुलरली मिल्ड राइस जो होती है, पहली बात तो उससे बिल्कुल ही पॉलिश करके रख देते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कम होती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स होती है। फोर्टिफाइड राइस में विटामिन ए भी होगा, B1 भी होगा, B12 भी होगा, फॉलिक एसिड, आयरन एंड जिंक। तो हमारी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी फोर्टिफाइड राइस के खाने से, है ना। सो मोर देन 100 बीस्ट वेल सेव्ड ऑफ श्रीलंका। तो बीस्ट पायलट वेल्स क्या होती हैं? तो देखो पायलट वेल्स क्या, मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ, इस तरीके की होती है, ठीक है। पायलट वेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक इनका लीडर होता है, ठीक है, वो इनको लीड करता है। तो पायलट वेल क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ डॉल्फिन फैमिली, ठीक है, 2300 किलो के आसपास की है। पायलट क्योंकि होता है क्योंकि ईच पॉड फॉलोड अ पायलट इन द ग्रुप, पायलट को फॉलो करते रहते हैं, 600 मीटर की डेप्थ तक रहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द वेल स्पीशीज मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व इन मास स्ट्रैंडिंग्स, क्या करते हैं कि इकट्ठी, ये बहुत सारी नंबर्स में बीच पे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, पड़ी रहती है ऐसे सन में, जैसे सन में धूप नहीं सेक रहे होते उस तरीके से। सिकल शेप फ्लिपर्स होते हैं इसके, ठीक है, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया में आरबीसी की शेप हो जाती है ऐसे सिकल शेप, ठीक है, उस तरीके से। लॉन्ग फिन एंड शॉर्ट फिन दो तरीके की होती है। बल्बलस फॉरहेड होता है इसका, ठीक है। एंड एक पॉड में मतलब एक ग्रुप में 20 से 100 वेल्स के आसपास होती हैं। तो भाई क्या है कि ये कहाँ पाई गई है? श्रीलंका के कोस्ट पे, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि ये बीच क्यों कर लेती है? सिटेशियंस मतलब इनके क्लासिफिकेशंस है, उनको स्ट्रैंडिंग क्यों होती है इनकी, क्यों ये बीच पे पाई जाती है, ठीक है। तो वेल बीचिंग्स आर नॉट अनकॉमन, क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं डॉल्फिन्स वगैरह होती हैं, हम न्यूज़ में कितनी बार सुनते हैं। तो रीजंस क्या हो सकते हैं? वाटर टेम्परेचर हो गया, ठीक है, अब ये 600 मीटर पे पाई जाती है, क्लाइमेट चेंज हो गया, नीचे का पानी गर्म हो गया तो ये ऊपर आ जाएंगी। इरेगुलरिटीज इन वेल्स इकोलेशन इको लोकेशन, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली दिखता तो है नहीं ना, तो वो इको के थ्रू काम करती है, तो वो उसमें इरेगुलरिटी होगी। जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हो गए। एरर मेड्स को उनकी खुद की नेविगेशन में, क्योंकि पायलट वेल्स है ना। हंटिंग टू क्लोज टू द शोर, पास हंटिंग शोर के आसपास कर रही है तो वहीं पे फंस के रह गई है ना, वापस नहीं जा पाई। सोनार इंटरफेरेंस, ठीक है, जो ये सबमरीन्स वगैरह काम करती है, वो सोनार इनके पाथ को डिस्टर्ब कर रहा है एंड वेदर की दिक्कत की वजह से। तो मास ट्रेंडिंग क्यों होती है? नॉट कॉमन फॉर दिस सिचुएशंस टू लिव इन लार्ज ग्रुप विद इंट्रिकेट सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम तो है ही, तभी पायलट को वो उसे फॉलो कर रही है ना। दे हैव फॉलो सम सोशल बिहेवियर। वन ऑफ द मेंबर इफ इट्स सिक और इन ट्रबल, तो डिस्ट्रेस कॉल होती है, ठीक है, जैसे हनी बीज वगैरह में भी सेम फंक्शन होता है, ऐसे ही वो डिस्ट्रेस आपस में कम्युनिकेट करती है, रिजल्ट इन मास स्ट्रैंडिंग। हाईली सोशल मैमल्स, पायलट व्हेल्स आर पर्टिकुलरली नोन फॉर स्ट्रैंडिंग इन ग्रुप्स बिकॉज दे ट्रैवल इन लार्ज क्लोज निट कम्युनिटीज, जो कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन में विश्वास रखती है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया किसी को रास्ते में, ऐसा नहीं सोचते। एंड रिसेंट इंस्टेंसेस, सितंबर में तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट है वहाँ पे काफ़ी बिग, इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट ट्रेंड ऑन रिकॉर्ड एंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड पाई गई, ठीक है। एंड लार्जेस्ट मास ट्रेंडिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री में 1000 वेल जब न्यूजीलैंड की टेरिटरी में पैसिफिक ओशन में पाई गई थी, ठीक है। तो पायलट वेल्स का मैंने बता दिया, क्योंकि नेविगेट करी जाती है बाय पायलट और द लीडर। 2 स्पीशीज है मैंने बता दिया। शॉर्ट फिन, ठीक है, ये फिन शॉर्ट होगी और काफ़ी सारी ये शॉर्ट फिन ट्रॉपिकल एंड वार्म में मिली जाती है। लॉन्ग फिन कहाँ? कोल्डर वाटर्स में पाई जाती है। डाटा डेफिशिएंट पाई जाती है। अब 600 मीटर पे कौन कूद कूद के इनका डाटा ढूंढेगा, तो डाटा डेफिशिएंट आप ऐसे थोड़ा कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से। देन प्रोजेक्ट लॉयन प्रपोजल आइडेंटिफाइज 6 रिलोकेशन साइट, ठीक है, अभी तो गिर में ही है, ठीक है, गुजरात में ही, तो अभी बोल रहे कि भाई इनको और भी जगह रिलोकेट करो, ठीक है, कहाँ एक ही जगह बैठ बैठ के बोर हो गए होंगे। तो 6 न्यू साइट्स अपार्ट फ्रॉम कूलो पालापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में है कूलो पालपुर,
ठीक है। तो प्रोजेक्ट लॉइन के अंडर प्रोजेक्ट लॉइन उनको शिफ्ट करने की बात करी गई है। 6 न्यू साइट्स कौन सी है? माधव नेशनल पार्क एमपी, सीता माता राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, गांधी सागर मध्य प्रदेश, कुलम भालगढ़ राजस्थान, जैसोर बलराम गुजरात में। ठीक है। एंड लायन रिलोकेशंस 1995 से ही बात चल रही है, जब कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक अल्टरनेट साइट ढूंढा गया था। सो व्हाट इज द नीड फॉर रिलोकेशन? तो पॉपुलेशन तो गिर में काफी, क्योंकि लो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ठीक है। क्या है कि वहां पे डाइवर्सिटी कम है, मतलब एक ही तरीके की स्पीशीज है। ठीक है। तो अगर भाई किसी को कोई दिक्कत हुई, किसी को कोई बीमारी हुई, तो एकदम से सबको लग जाएगी। तो अगर हाई डाइवर्सिटी होती ना, तो क्या होता है, कोई एक दो स्पीशीज रेजिस्टेंट होता है ना। बट अगर लो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, तो एक ही तरीके के लोग हैं और उनकी बीमारी होगी तो वाइप आउट होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो जो वल्नरेबिलिटी है उनकी थ्रेट्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा एपिडेमिक्स के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई महामारी फैल जाती है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस भी हुआ था। ठीक है। तो उसके कारण भी इस तरीके का हुआ, तो आगे मौत के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। एंड एशियाटिक लॉयन लैंडस्केप कहा जाता है गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लॉयंस पाए जाते हैं। बिसाइड टू 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डायरेक्ट गुजरात टू रीलोकेट लॉयंस टू कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी। एशियाटिक लॉयंस क्या है भाई? इंडेंजर्ड है अंडर द IUCN रेड लिस्ट एंड पॉपुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू गुजरात गिर नेशनल पार्क ओनली। ठीक है। तो एशियाटिक लॉयंस के बारे में इंडेंजर्ड कैटेगरी है। ऊपर हमने पायलट वेल्स के बारे में, पायलट डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ा, तो वो तो ऑब्वियसली डाटा डेफिशिएंट है। WWF आइडेंटिफाइज 100 सिटीज इंक्लूडिंग 30 इन इंडिया कि भाई सीवियर वाटर रिस्क हो जाएगा बाय 2050, क्योंकि पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ेगी ही फॉर श्योर। ठीक है। तो पॉपुलेशन परसेंटेज अभी 17% है, तो 51% हो जाएगी। तो आपकी मतलब बेसिकली इंक्रीज आपका, तो आपकी सीवियर वाटर स्ट्रेस होगा। कहाँ होगा? जो बड़ी बड़ी ग्लोबल हब्स हैं। ठीक है। बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का, रियो डी जेनेरियो एंड इंडियन सिटीज जयपुर, इंदौर, थाने, श्रीनगर, राजकोट, बेंगलुरु में वाटर स्कार्सिटी होगी ही होगी। ठीक है। इंक्लूडिंग 100 सिटीज तो है, जिसमें से 30 तो इंडिया की ही है, इंडिया चाइना की। ठीक है। सो व्हाट नीड्स टू बी डन कि भाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है। रिवर बेसिन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करो, वाटर शेड्स क्रिएट करो, वेटलैंड्स को रेजिलियंस बनाओ। ठीक है। ताकि ये नहीं वेटलैंड्स पे जाके आप उनको भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए डाइवर्ट कर रहे हो। टू मैनेज दिस इनिशिएटिव पब्लिक फंडिंग पूल क्रिएट करो। ठीक है। इनको, और फिर उसमें उतना ही पैसा प्राइवेट सेक्टर डाले। ठीक है। और फिर उसको इन्वेस्ट करे कहीं जाके, ताकि उसके रिटर्न्स बढ़िया आए और फिर उस रिटर्न को वापस उसमें लगाया जा सके, रिस्क कम हो। जनरेट रिटर्न्स, मैंने बता दिया कि कहीं पैसा लगाएगा फिर रिटर्न जनरेट होगा, एंड फिर उसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेकर जाओ। ऑल्सो नीड टू सपोर्ट ग्रेटर ग्लोबल एफर्ट्स टू मिटिगेट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन टू अवॉइड रीचिंग द सिनेरियोस। ठीक है। तो ये तो तभी होगा ना जब फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करोगे। तो किसी दिन जाओ दिल्ली DTU में। ठीक है। तो देखो, करके कोशिश करो, एक छोटा सा स्टेप आपका बहुत बड़ा प्रूव हो सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स क्या है भाई? वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, तो PM टू चेयर VGR ऑन 5 नवंबर। ठीक है। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल है। ठीक है। अब वर्चुअल आ गया तो ऑनलाइन ही होगा। एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये NIIF के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव डायलॉग बिटवीन लीडिंग ग्लोबल institutional investors, Indian business leaders and high decision makers of Government of India and financial market regulators। तो ये ग्लोबल है बेसिकली इन्वेस्टर राउंड टेबल। ठीक है। तो अभी वैसे भी RBI में तो रिसेशन, बेसिकली हम रिसेशन की तरफ जा ही चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अब RBI की रिपोर्ट आना बाकी है। तो बेसिकली इन्वेस्टर राउंड टेबल हो रहा है, तो ये उससे, वैसे तो उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो आपको वैसे ही ऐड ऑन के लिए बता रही हूँ। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि रिसेशन हम कैसे काउंट करते हैं? जो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो बताएगा कि आपको कितना आप रेंज लगाएंगे। ठीक है। रेंज कंसिडर करेंगे इन्फ्लेशन की। ठीक है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन डिसाइड होता है। फिलहाल बोला है कि 4% आपको रखना है, और उससे कम भी हो जाए तो बढ़िया, मतलब 2% ज़्यादा भी हो जाए तो 6%। ठीक है। तो 2 to 6% होना चाहिए कि रेंज में आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए। ठीक है। और इसको मैनेज कौन करेगा? RBI करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो वो अपनी रेपो रेट बढ़ाती घटाती रहती है इसके अनुसार। ठीक है। और अगर ये टारगेट मेट नहीं हुआ, मतलब क्या होता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में अगर ये टारगेट ब्रीच होता रहता है,
है तो हम बेसिकली इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन घोषित करते हैं। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। एंड फिर आरबीआई को क्या होता है, अगर वो नहीं कर पाए तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी, एज अ पर्पस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आपको रिपोर्ट तैयार करके भेजनी है कि कहाँ आपका फेलियर था और कहाँ आप आगे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है पूरा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को मैनेज करने का तरीका। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।